ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आज धनतेरस की अवसर पर आप सभी श्रोताओं को हमारे तरफ से सुख समृद्धि विकास दिन दूना रात चौगुना सभी श्रोता हमारे दर्शकगण विकास करें। मेरी ईश्वर अल्लाह से ही उम्मीद में आशा और उम्मीद रखता हूँ कि भगवान आपको सदैव प्रोग्रेस की तरफ बढ़ाएं। और सर्वप्रथम मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो हमारा पहला मोटिवेशनल, अनराइप एंड राइप फ्रूट्स ग्रो ऑन द सेम ट्री। कच्चे और पक्के फल समान पेड़ों पर उगते हैं। वन राइपन्स, एक पक जाता है, व्हाइल अदर इट इज राइप टू द नेचर रिमेन दैट द सक्सेस ऑफ अनदर। और दूसरा, जबकि दूसरा इंतजार करता, पकने के लिए इंतजार करता प्रकृति, रिमेन अस, उसी तरह से हमारे लिए भी सफलता, हमें कुछ लोगों को सफलता पहले मिल जाती है, कुछ लोगों को सफलता बाद में मिल जाती है, लेकिन संघर्ष करना हमारा दायित्व होता है। दूसरा है फिर, डज नॉट मीन आवर फेलेवर आवर टाइम विल कम टू। हमारा भी डू नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं है कि हम असफल हैं तो सफल ही रहेंगे। हमारा भी समय आएगा, हमारा भी समय आएगा एक दिन। हम भी, यदि आप संघर्ष जारी रखेंगे तो आप भी अपने सफलता की श्रेणी को कदम चूमेंगे। तो दूसरा वाक्य है, द रूट्स ऑफ एजुकेशन बिटर। द रूट्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ बिटर, यानी शिक्षा की शुरुआत बड़ी कड़वाहट होती है, बट द फ्रूट इज स्वीट, लेकिन इसका परिणाम मीठा होता है। जैसे बच्चा किसको जब ले जा रहे, शुरुआती दौर में स्कूल में ले जाते हैं तो उसको बड़ा अटपटा लगता है, रोता है, चिल्लाता है, गाता है। तो एक बार इसी पे मैं आपको एक कहानी अभी बाद में सुनाता हूँ इस पर। तो तीसरा है, द टीचर ओपन द डोर। अध्यापक तो दरवाजा खोलता, बट यू मस्ट इंटर बाई योरसेल्फ, लेकिन उसमें आपको स्वयं से प्रवेश करना होता है। किसी भी टॉपिक को अध्यापक केवल आपको पढ़ा देता है, समझा देता है, लेकिन जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करते, रिपीट नहीं करते, तब तक आपके दिमाग में नहीं बैठा और सफलता की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगे। चौथा है, सुकरात ने 2500 वर्ष पहले कहा था। सुकरात ने 2500 वर्ष पहले कहा था, एक समय आएगा जब बुद्धिमान अपने बुद्धिमान होने पर पछताएंगे और मूर्ख अपनी मूर्खता पर गर्व करेंगे, और भ्रष्ट व्यक्ति अपने भ्रष्टाचार पर गर्व करेगा। जो जैसे कि वर्तमान समय में हमारे यहाँ सरकार की व्यवस्था चल रही है, अनपढ़ा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जो देश के सर्वोच्च, बताइए इनको इतना नहीं, इंटर पास करने के बाद वो कह रहे हैं कि वो पास करेगा। शिक्षा प्रधान, जो इस एजुकेशन मिनिस्टर, उनको इकाई दहाई सैकड़ा हजार पता नहीं है कि क्या होता है। तो ऐसे ऐसे हमारे देश के नेता। अब बताइए, सारा जो जज जिसके अंदर न्यायपालिका होती है, उसको भी अपने मुट्ठी के अंदर ये लोग कवर कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार की जड़ अब हमारे देश में घुस चुकी है। यदि हम लोग संगठित नहीं होंगे तो शायद फिर गुलामी की तरफ आपका देश जा सकता है। तो पांचवा है, केवल गोली मारना
बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है। केवल गोली मारना, बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है। लोगों को जात धर्म में बांटना भी सबसे खतरनाक आतंकवाद है। सबसे खतरनाक आतंकवाद जो जाति और धर्म में लोगों को बांट देते हैं। छठा है, पत्थरों के सामने चाहे नारियल फोड़ो या अपना सिर फोड़ो, अल्लाह को चादर चढ़ाओ या बकरा मुर्गा चढ़ाओ, न्याय के लिए आपको न्यायालय, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल और शिक्षा के लिए विद्यालय ही काम आएगा। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं इस पर आपको एक कहानी सुनाने वाला था कि बेटर द रूट्स ऑफ एजुकेशन। एक बार की बात है कि एक आदमी पिग को काटने के लिए ले जा रहा था। वो बार बार चिल्ला रही थी, उसको बहुत तेजी के साथ बांधा हुआ था। खांची में रखकर साइकिल पे उसको 4 लोग टांग करके ले जा रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, उसका मुंह भी चकड़ा हुआ था, फिर भी वो घो घो की आवाज कर रही थी। तो छोटे छोटे बच्चे थे जो विद्यालय पसंद नहीं करते थे, तो लोग वहीं रास्ते में मिल गए, उससे पूछे, भैया इसको कहाँ ले जा रहे हैं? कहें इसको हम काटने के लिए ले जा रहे हैं, इसको जब्त करने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ओह तब क्या इसको चिंता है? अरे हम तो सोचे कि इसको विद्यालय ले जा रहे हैं। तब बताइए, मरना भला है लेकिन विद्यालय जाना भला नहीं है। कुछ लोगों की मानसिकता होती, बच्चों में ऐसा होती है। तो आज हमारा है भारत में भू प्राकृतिक आपदाएं एवं कंप्यूटर से संबंधित एवं अन्य एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर। यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, तो वनडे कंपटीशन संबंधित जैसे यूपीएससी हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सर्विसेज एसएससी, रेलवे, बिहार पीसीएस या एमपी पीसीएस, किसी भी का एक दिवसीय जो प्रिलिमिनरी होता है उसके लिए बहुत उपयोगी है। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप कौन था? 2001 में भुज का भूकंप गुजरात में आया था, जो गुजरात के साथ साथ कई प्रांत भी प्रभावित हुए थे और बहुत ही भयानक स्थिति में था, जिसमें काफी लोगों का क्षति हुआ था, काफी जान माल का नुकसान हुआ। और उसके साथ साथ तो प्राकृतिक आपदा, डिजास्टर इट इज अक्योर्ड बाय द नेचुरल इंसिडेंट ऑफ एनी टाइम। तो जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक एंड सुनामी, भूस्खलन, लैंडस्लाइड, यह 4 आपदाएं हमारे यहाँ आती हैं। वो कभी किसी भी समय वो आपको बताकर नहीं आएंगी कब आना है कब नहीं आना है। और जब आती है विस्तृत पैमाने पर तेजी के साथ आ गए तो हमारे देश का जिस क्षेत्र में आते हैं उस क्षेत्र का बड़ा नुकसान होता है। तो सरकार उसके लिए राहत कोष या रेस्क्यू दल के द्वारा आती है। इसके बाद आता है ड्रग और सूखा, ड्रग और फ्लड, सूखा और बाढ़ आता है। ये नेचुरल हमारे डिजास्टर होते हैं। तो इस तरह हमारा दूसरा, सुनामी की सबसे बड़ी तबाही भारत में कब हुई थी? 26 दिसंबर 2004 में, 26 दिसंबर 2004 में हुआ था। उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपील किया था, तो लगभग जिसकी जैसी क्षमता थी प्रधानमंत्री राहत कोष में सब लोगों ने देश के हित के लिए दान दिया था प्रधानमंत्री राहत कोष में। लेकिन आज का प्रधानमंत्री अपने चश्मा, सूट, टाई, बेल्ट में ही परेशान है बेचारा।
और तीसरा है भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित वाला राज्य कौन सा है? बिहार राज्य है। चौथा, भूकंप को मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल। अब आप कहते हैं भूकंप कैसे आता अर्थ क्यों? जैसे आप उसके पृथ्वी के 4 तल होते हैं, तो 4 तल होते हैं। जैसे आप ईंटा कहला तैयार कर रखते हैं, तो नीचे से एक आध दो ईंटा आप निकाल देते हैं तो पूरे उसमें हलचल हो जाती है। उसी तरह जब उसके निचले परत में कंपन होना शुरू हो जाता है तो ऊपरी परत जहां पर कमजोर पाता वहीं पर पूरा धराशायी कर देता। भुज का भूकंप उसी तरह आया था। तो इस तरह चौथा हमारा, भूकंप को नापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल। पांचवा है, चक्रवातों का नामकरण किस संगठन द्वारा किया जाता है? विश्व मौसम संगठन। विश्व मौसम संगठन, WMO। WMO, वर्ल्ड मौसम ऑर्गेनाइजेशन। छठवां है, भारत में चक्रवात चेतावनी किस संस्था द्वारा दी जाती है? भारतीय मौसम विज्ञान, IMD। सातवां है, 1999 में उड़ीसा में आया विनाशकारी चक्रवात कौन सा था? सुपर साइक्लोन था। सुपर साइक्लोन 1999 आया था, जिसमें बहुत ही ज्यादा लोग मारे गए थे। तो पहले ही मौसम विभाग ये चेतावनी दे देता है कि समुद्र के किनारे जो लोग हैं, मछुआरे वगैरह, वो सचेत हो जाएं, उस किनारा को छोड़ दें। और आठवां है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। अब जब 2001 से 2006 तक झेल चुके हैं तो 2005 में इसकी व्यवस्था की गई। जैसे जैसे विनाशकारी की तरफ बढ़ते गए, उसी तरह जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो संगठन का बनाया गया, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, तो उसमें असफलता हुई। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोट करवा दिया था, तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, तो जिसके कारण आज भी वहां की लोग जनसंख्या वहां आज लूले लगड़े पैदा होते हैं। तो यूएन ने 24 अक्टूबर 1945 को तो यूएनए का गठन हुआ कि इसमें ऐसा देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई देश किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। इस तरह का यदि करता तो विनाशकारी हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो उसके लिए सुरक्षा परिषद, उसके 6 अंग बनाए गए थे। तो 6 अंग का, तो उसमें 5 को वीटो पावर है और 10 सदस्य हैं। कुल मिलाकर के 159। अब लाइट अभाव के कारण बीच बीच में लाइट डिस्टर्ब कर दे रहा है, तो 8वां हम फिर रिपीट कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की स्थापना कब हुई? 2005 में हुआ था। और 9वां है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बारन द्वीप अंडमान निकोबार में आता है। तो ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, बालकनी 3 प्रकार के होते हैं। तो 10वां है, भूकंप के क्षेत्र निर्धारण के लिए भारत को कितने जोनों में बांटा गया है? 4 जोन में बांटा गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 4 जोन में बांटा गया है। उसमें जिला और राज्य संबंधित क्षेत्र उसमें दिए गए, जो भूकंप प्रभावित ज्यादा क्षेत्र होते हैं उन्हीं को उस जोन में रखा गया है। 10वां है,
बाढ़ की रोकथाम हेतु केंद्र सरकार की योजना क्या है? फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम, FMP, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम। 12वां लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? वहीं पर होता है जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जैसे हिमालय का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जो ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहीं पर होता है। जैसे आप चले जाइए, यहाँ दार्जिलिंग होगा, आसाम हुआ, वहाँ कलकत्ता के कुछ क्षेत्र भी आते हैं, वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्र आते हैं, वहाँ पे भूस्खलन का क्षेत्र अधिक होता है। कहीं भी पहाड़ियाँ समुद्र तल से 600, 800, 900, 1200 मीटर से ऊंचाई तक होती है। तो 13वां, भारत में तूफानों को क्या कहा जाता है? भारत में तूफानों को चक्रवात कहा जाता है। 14वां है, आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। 15वां, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? पास्कल ने किया था। 16वां, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। क्या नाम है? सिद्धार्थ है। 17वां, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को कहते हैं। 9वां है, 18वां है, सूरज की रोशनी कितने रंगों से मिलकर बनी होती है? 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, जिसका फार्मूला होता VIBGYOR, वायलेट। तो इस तरह इनका अपना रूप होता, 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, जिसमें इंद्रधनुष, जब बरसात के मौसम में इंद्रधनुष आता है तो उसमें भी 7 रंग की किरणें आती है, तो सूरज के कारण ही होता है। 9वां है, ध्वनि किसके बिना नहीं फैल सकती है? माध्यम के बिना। वह चाहे माध्यम वह ठोस हो, हवा हो या पानी हो, जब तक वो माध्यम नहीं पाएगा तब तक वह ध्वनि प्रसारण नहीं होगा। 20वां है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह मार्स को लाल ग्रह कहा है। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं, उसमें मार्स को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। जैसे भोर का तारा किसे शुक्र को वीनस को कहा जाता है। 21वां है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से घूमती है, पूरब की ओर घूमती है, इसलिए पूरब से हमें सूर्य निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। 22वां, चंद्रमा स्वयं प्रकाश क्यों नहीं देता है? चंद्रमा स्वयं प्रकाश क्यों नहीं देता है? क्योंकि वह सूरज की रोशनी को परावर्तित कर देता है। क्योंकि वह सूरज की रोशनी को परावर्तित कर देता है। 23वां है, कौन सी महिला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? लक्ष्मी सहगल। जब देश की अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए 1857 में हमारे देश को आजाद कराने के लिए क्रांति का बिगुल जगा कि हमें आज़ादी चाहिए, तो उस समय नेता सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उसमें पहली महिला शामिल हुई थी लक्ष्मी सहगल। और इस तरह 24वां है, किस महिला को स्वतंत्रता की देवी कहा जाता है? अरोड़ा आसफ अली को स्वतंत्रता की देवी कहा जाता है। 25वां है, किस महिला ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अंतिम है 26वां, किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराया था? उषा मेहता ने फहराया था। उषा मेहता ने फहराया था।
तो हम सभी अपने श्रोताओं से हमारा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको फ्यूचर के संभालने के लिए मैं आपको मोटिवेशनल के वाक्यों के साथ नए नए प्रश्न आपको हर विषय से, क्षेत्र से संबंधित आपको देता रहूंगा। जैसे आप और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप यदि पढ़ते हैं तो उस समय एक डायरी लीजिए और डायरी उठाइए और पेन उठाइए और उसके साथ आप राइटिंग करते जाइए। हो सकता कि कभी आपका बैटरी डिस्चार्ज हो, कभी कुछ हो जाए, मोबाइल खो जाए। ऐसी स्थितियों में यदि आप लिखे रहेंगे तो आप एनी टाइम उस डायरी को खोल करके उसको आप पढ़ सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से यह विशेष अनुरोध है। और शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपको समाज में एक उचित स्थान दिला सकता है। Without education, you cannot find a suitable place in any societies, and you cannot progress in your life. बिना शिक्षा के आप किसी भी समाज में एक उचित स्थान नहीं पा सकते हैं और ना तो अपने जीवन में उन्नत कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्नामेंट है। एजुकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट इन आवर बॉडीज। तो जिस तरह से कि औरतें आभूषण को पहन करके अपने को सुशोभित होते हैं, उसी तरह से यदि हम शिक्षित हैं, हमें शिक्षा की जानकारी है, तो हर क्षेत्र की जानकारी, तो हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। यदि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आज इतना स्ट्रगल करके आज उन्होंने नहीं दिया होता तो आज जो हम आपके सामने बोल रहे हैं तो बोल नहीं पाते। ये मनवादी व्यवस्था हमको बोलने का अधिकार नहीं देती, लेकिन आज फिर भी आज वही स्थिति पर लाने की स्थिति ला रही है। जो जनप्रतिनिधि, अब बताइए, इनका वर्चस्व न्यायपालिका अपने में स्वतंत्र होता था, न्यायपालिका अपने में स्वतंत्र होता था। आज इन्होंने अंकुश न्यायपालिका पर लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट पर, और उन्होंने कहा कि यदि विधायिका पर कोई हस्तक्षेप करेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो संविधान से बढ़कर। और जब MP MLA चुनकर जाते हैं तो उसी संविधान का कसम खाते हैं और संविधान कहा करके केवल झूठ बोलने के अलावा उनको कुछ नहीं आता है। और नेताओं की बातों में मत आइए, नेताओं की बातों में मत आइए। नेता तो अपना हित, कोई भी नेता हो, किसी भी दल का हो, हमें नहीं कह रहे हो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी नेता हो, वो हमारा आपका हित नहीं चाहेगा। अब चाहेगा किसका? अपने नात बात, अपने सगा, अपने औलाद का चाहेगा, हमारा आपका नहीं चाहेगा। अपने जिले से देख करके प्रदेश से देख ले, अपने गांव घर से शुरू करिए और प्रदेश देश स्तर तक पहुंच जाइए, देख लीजिए कौन किसका भला कर रहा है। केवल हमारे आपके पास तब आएंगे जब उनको केवल वोट लेने की बात आएगी, और वोट लेने के बाद तब हमें आपको ठुकरा देंगे। जब वोट लेने की बात आती है तो कहेंगे आप तो हमारे बिरादरी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। और जब वही व्यक्ति पार्लियामेंट में जाता है, विधानसभा में जाता है, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है, कोई महत्वपूर्ण पद पे आता है, तो यदि आप उसके पास किसी काम के लिए जाते हैं तो वहां आप चोरों की तरह बैठे रहते हैं, लेकिन वो आपकी तरफ निगाह नहीं करता है। कुछ हो सकता कि कहीं कुछ मानवता दिखा दे, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जो लोग मनुवादियों के दोष देते हैं, अभी जैसे दुर्गा पूजा आया था तो उसमें रामाचल जी की बात आई, उसमें उन्होंने आलोचना कर दिया
तो बताइए, कोई पंडित आकर आपके घर जा आकर कहता है कि जाकर आप दुर्गा जी का मूर्ति सजाइए, आप व्रत ले आए, आप जाकर के गंगा जल चढ़ाइए। अरे आप खुद ही उसी में घिसे पिटे हुए हैं, तो उनके ऊपर मत दोष दीजिए, आप अपने ऊपर स्वयं दोष लीजिए। यदि आपके अंदर ये चेतना नहीं जगेगी तो आप दूसरे को दोष देने के हकदार नहीं है। पहले आप अपने को सावधान होइए, अपने को सचेत हो जाइए। दूसरे को ऊपर दोष लगाने के लिए आपको जरा सा संकोच नहीं आता। और नेता ये तो आग लगाने के लिए बैठे हैं, ये आग लगाने के लिए बैठे हैं। तो इस तरह से मैं सभी श्रोताओं से पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। यदि मेरी बातों को कुछ लोगों को हो सकता है कि बुरा भी लगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी और खेद भी व्यक्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।